जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जोशी आ चुका हूं एक और धमाकेदार नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बेस्ट वीडियो पे। दोस्तों, पिछली वीडियो पे मैंने आपको आधुनिक काल के तहत भारतीय हरिश्चंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद को पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और जनवादी कविता। दोस्तों, ये सब बात करें ना, सबको क्या कहा जाता है? छायावादोत्तर युग कहा जाता है। छायावाद के बाद जितने भी युग आए उनको छायावादोत्तर युग कहा जाता है। तो एक प्रकार से जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक काल के तहत छायावादोत्तर युग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद को। दोस्तों, प्रगतिवाद की जो शुरुआत होती है वो प्रगतिशील लेखक संघ से होती है। किससे होती है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1936 में। और 1936 से लेकर के 1943 का जो काल है ना, इसको दोस्तों प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इस वाद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इन्होंने जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका किस प्रकार शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार मतलब जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे ज्यादा काम करवा के कम पैसे दे रहे हैं या उनके प्रति उनकी दृष्टि सही तरीके से नहीं है, गलत नजरिए से देखते हैं। ये सब दोस्तों इस युग की बहुत खास प्रवृत्ति था। ठीक है, ये किसके ऊपर रचनाएं लिखते थे? हमेशा गरीब जनता ऊपर, कि उसका दुख दर्द पीड़ा क्या है, उसका शोषण कैसे हो रहा है, लोगों को अपना नजरिया उसके प्रति कैसे बदलना चाहिए, इसी की बात इसमें होती थी। तो थोड़ा शुरू से बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई? तो आपको बताना चाहूंगा, एक कहानी है। कहानी यह है कि 1934 में, यानी कि इसके स्थापित होने के 2 साल पहले सोवियत लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। सोवियत लेखक संघ, इसकी स्थापना हो चुकी थी। और दोस्तों 1935 में, कब? 1935 में पेरिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है। इसमें पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जो प्रगतिशील लेखक थे वो इसमें भाग लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था, जो लोग अभी तक राज दरबारों का गुणगान करते थे, यानी राजाओं के आश्रित हुआ करते थे, वहां से हमारी जो संस्कृत है, खुद की संस्कृत है, उसको बचाने के लिए यह पहल चलाया गया था। इसका नाम था, क्या नाम था? संस्कृत के बचाव के लिए या संस्कृत की रक्षा के लिए सोवियत लेखक संघ अधिवेशन। ठीक है, तो ये चलाया गया था कहां पे? पेरिस में। तो लंदन में हमारे भारत के 4 छात्र पढ़ते थे। उनको जब इसकी बात पता चली तो उनके अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो वो भारत में आके प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब उनके नाम जो है दोस्तों वो आप देख लीजिएगा, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, और बहुत अच्छे नाम भी हैं। फिलहाल उतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रगतिवाद में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रगतिवाद में गरीब जनता का ही चित्रण किया गया, उसके सारे दुख दर्द की पीड़ा क्या है उसका चित्रण किया गया। ठीक है, जो कि अभी तक ना छायावाद में होता था, ना भारतीय युग में हुआ था, ना द्विवेदी युग में हुआ था। यानी सभी धाराओं से कट करके प्रगतिवाद ने एक नई धारा लाई। ठीक है, जिसमें उसने क्या किया? मजदूर वर्ग हो गया, गरीब जनता हो गया, जन सामान्य की गरीबी हो गई, दुख दर्द पीड़ा हो गया, उसका शोषण कैसे पूंजीवाद के द्वारा किया जा रहा है, यह सब चित्रित किया गया। ठीक है, प्रगति से किस चीज का आशय निकलता है? प्रगति मतलब प्रगति करना, बढ़ना। और प्रगति किस क्षेत्र में होनी चाहिए? इसका कहने का तात्पर्य था, प्रगतिवाद देने का नाम देने का तात्पर्य था कि जो अमीर लोग हैं ना, वो अपने नजरिया में थोड़ा प्रगति करें। उनकी नजरिया बेकार है यार। जो शोषित वर्ग हैं उनके प्रति अमीरों का नजरिया गलत था। वो उनको एक मजदूर मानते थे कि बस मजदूर है, 250-300 रुपए ले और काम कर दिन भर। ठीक है, इसी नजरियों को बदलने की जरूरत थी, इसीलिए इसका नाम प्रगतिवाद धरा गया। कि भाई ये सीधे किसको टारगेट करता है? अमीरों को, कि अमीरों अब तुम अपनी निगाहों में थोड़ा प्रगति करो, तुम जिसका शोषण करते हो प्लीज उसका शोषण मत करो यार, उनके प्रति दया भाव दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर उदाहरण की बात किया जाए तो एक दिनकर जी का एक काव्य याद आता है। कहते हैं, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। सोचो दोस्तों, कितनी विकट परिस्थिति थी हमारे देश में। सोचो,
यानी क्या कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं। जो छोटा सा बालक है वो क्या कर रहा है, रो रहा है दूध के लिए, और जो श्वान यानी कुत्ता है उनको दूध रोटी मिल रहा है। कहां, अमीरों के घर में, और गरीब के घर में एक बालक को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हमारे देश में थी, उसका एकदम यथार्थवाद चित्रण हुआ प्रगतिवाद में। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रगतिवाद के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसका कुछ नहीं है, प्रगतिवाद में सिर्फ जो शोषित जनता था उसी के प्रति सहानुभूति दिखाया गया, उसके जो दुख दर्द पीड़ा था उसको बयां किया गया अपने काव्य के द्वारा। ठीक है, तो प्रमुख लेखक की बात करें तो दोस्तों कहते हैं प्रगतिवाद के लेखक जो हैं, इसमें सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल। कौन? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, त्रिलोचन के बाद सुमित्रा नंदन पंत, सॉरी दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत थी, बट यहां पे निराला, निराला के बाद दिनकर। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े नाम इसमें देखने को मिलता है। इसकी एक ट्रिक थी, ठीक है, इसमें नागार्जुन भी आते हैं, नागार्जुन। तो ये कुछ फेमस नाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन अब उनको छोड़ो, अभी ये जो फेमस नाम है वो देख लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल थे, शिवमंगल सिंह सुमन थी, त्रिलोचन थे, निराला थे, दिनकर थे, नागार्जुन थे। ये सब किसके बारे में चर्चाएं करते थे, किसके बारे में काव्य लिखते थे? शोषित वर्ग के बारे में, शोषित जनता के बारे में, गरीबों के बारे में। तो प्रवृत्तियों की अगर हम चर्चा करें तो इस काल की प्रवृत्तियां क्या निकल के आती हैं? प्रवृत्तियां ये निकल के आता है जन सामान्य की गरीबी का चित्रण। ठीक है, शोषित वर्ग के दुख दर्द पीड़ा का चित्रण, जनसमान की गरीबी का चित्रण हुआ, शोषित वर्ग के दुख दर्द पीड़ा का चित्रण हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ? परिवर्तन की आकांक्षा, परिवर्तन की आकांक्षा। परिवर्तन की आकांक्षा से क्या तात्पर्य है कि कभी लोगों को यह आकांक्षा है या आशा है कि परिवर्तन आएगा, और जो ये पूंजीवादी या अमीर जो लोग हैं वो जो गरीबों के प्रति अपनी नजरिया बना के रखे हैं उसमें परिवर्तन आएगा और सबको क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। अर्थात साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ ये थे साम्यवाद। क्या? साम्यवाद की भी क्या करते हैं? आशा करते हैं कि साम्यवाद आएगा, साम्यवाद की आशा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, और सीधे सीधे दोस्तों बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ऐसी सी कविताएं लिख डाली है इस युग में कि निश्चित रूप से एक बार पढ़ोगे तो दिल दहल जाता है कि हमारे देश की गरीबी बताओ इस स्तर में थी, और हमारे देश के अमीर लोग उनके प्रति ऐसा बताओ कठोरतापन करते थे, ऐसे कठोर नियम लगाते थे, उनको इतना काम कराते थे और मजदूरी भी नहीं देते थे। बहुत घृणा हो जाता है अमीरों से अगर जब हम प्रगतिवाद के काव्यों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी? इसके बाद दोस्तों जो वाद आता है वो आता है प्रयोगवाद। कौन सा काव्य आता है? प्रयोगवाद। ठीक है, चलिए क्या आता है दोस्तों? प्रयोगवाद। और दोस्तों प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो क्या है? 1943 से लेकर 1951। कितना दोस्तों? 1943 से लेकर 1953 माना जाता है, आई थिंक। ठीक है, इतना माना जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं नई कविता, वो 1950 से 1960 मान ली जाती है। तो प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 10 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रयोगवाद है ना वो शुरुआत कहां से इसकी होती है? अज्ञे द्वारा प्रकाशित तार सप्तक से। ठीक है, ये प्रथम तार सप्तक था। कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। ठीक है, ये चूंकि प्रथम तार सप्तक था इसलिए इसको केवल तार सप्तक बोला जाता है, प्रथम तार सप्तक नहीं बोला जाता है। ठीक है, तार सप्तक का मतलब है इसमें 7 कवियों की जो कविताएं हैं उसका संकलन है। ठीक है, अब 7 कवि कौन कौन से हैं? हर तार सप्तक में अलग अलग कवि हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक जो है मैं चैनल में शार्ट वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम तार सप्तक कब आया था? 1943 में। ठीक है, द्वितीय कब आया था? 1951 में, 8 वर्ष बाद आया था। फिर 8 वर्ष बाद अज्ञे द्वारा ही संपादित तीसरा तार सप्तक आता है
1959 में। 1959 के बाद ठीक 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद आगे के चौथा चार सप्तक आता है। कब आता है? 1979 ईस्वी में। तो ये चारों चार सप्तक के ईस्वी है जो कि आपको याद रखना है। जब आप बिग लेवल के एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और इनके कभी भी पूछे जाते हैं कि क्या ये कभी तीसरे तार सप्तक के कभी है कि नहीं है, दूसरे के है कि नहीं है, दूसरे में कौन सा है, ऐसा बहुत प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रयोगवाद को लेकर। आपको लग रहा होगा प्रयोगवाद नाम से कि नया नया प्रयोग, तो जी हाँ, वही अर्थ हुआ कि नया नया प्रयोग करना। लेकिन हाँ, जो प्रयोगवाद है ना, इसका विरोध करते हैं अज्ञेय। खुद ही प्रयोगवाद के जो जनक हैं या संस्थापक हैं या कहें प्रवर्तक हैं, कौन है? अज्ञेय जी हैं। लेकिन अज्ञेय जी खुद ही इसका विरोध करते हैं कि हम कोई वादी नहीं है, हम कोई वाद को नहीं मानते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनका कहना है कि जो प्रयोग है, इसमें जो नाम जुड़ा है प्रयोग का, वो केवल चल पड़ने से लिया गया है। यानी प्रयोग 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 कहते कहते चल पड़ा है, इसलिए इसका नाम लिया जाता है। बल्कि ये शब्द किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए। क्योंकि हमने दोस्तों क्या पढ़ा है कि किसी भी काल का जो नाम होता है वो उस काल के सारे प्रवृत्तियों को दर्शा देता है। जैसे आदिकाल नाम आदिकाल के सारी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, भक्तिकाल भक्तिकाल को दर्शाता है, आधुनिक काल को दर्शाता है, आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतीय युग है उसको दर्शाता है, द्विवेदी युग उसको दर्शाता है, छायावाद उसको दर्शाता है, प्रगतिवाद उसको दर्शाता है। इसी प्रकार प्रयोगवाद को भी अपने आप को दर्शाना चाहिए था, लेकिन ये असमर्थ है दर्शाने में। लेकिन फिर भी चूंकि प्रयोग शब्द चल पड़ा था इसलिए इसको लिया जाता है। और ये वाद जो है, ये वाद कुछ नहीं होता है, इस वाद के खिलाफ है अज्ञेय खुद। दूसरे तार सप्तक जब इनका आया था 1951, तो इन्होंने खुद कहा कि मैं वाद को नहीं मानता हूं, मैं कोई वादी नहीं हूं, ठीक है। प्रयोग शब्द केवल इसलिए चल पड़ा क्योंकि इसका बस ऐसे सब लोग नाम ले रहे थे तो चल पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रयोग शब्द है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, नए नए चीजों का प्रयोग हुआ। नए नए चीजों का प्रयोग क्या हुआ? पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो कवि हुआ करते थे वो नक्शिक वर्णन किया करते थे, आंखों की तुलना खंजर से किया करते थे, ओठों की तुलना बिंबाफल से किया करते थे, ठीक है। आंखों की तुलना खंजर से हुआ करता था, नाकों की तुलना तोता से कर देते थे, और ये जो हाथ होते हैं इनको इनकी वृक्ष की शाखाओं से तुलना कर दिया करते थे। तो ये सब उपमान सब कोई यूज करता था, जितने भी कवि होते थे, अगर कोई रचना रच रहे हैं तो बस यही उपमान उठा लेते थे। अज्ञेय क्या कहे प्रयोग करो, कुछ नया करो। क्या करो? कुछ नया करो। भाई अभी तक जितने भी उपमान थे वो मैले हो गए हैं। कलगी बाजरे की अज्ञेय की फेमस कविता है। क्या? कलगी या कलगी होता है बाजरे की, ठीक है। ये कविता अज्ञेय की फेमस कविता है। इसमें कहते हैं अगर मैं तुम्हें ललाती शाम की नबकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो ये तो ठीक है, ऐसे ही मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है। तो इनका मतलब है कि अभी तक जितने भी उपमान यूज किए गए हैं हिंदी साहित्य में, अब उनको छोड़ो और अब कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया। तो वो अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं? कलगी बाजरे की कह देते हैं। तो ऐसा प्रयोग पूरे साहित्य में अभी तक कभी नहीं हुआ था, ये एक नया प्रयोग था। ऐसे ही प्रयोग काफी सारे हुए, इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रयोगवाद की नाम दिया गया, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, प्रयोगवाद जो था इसमें नए नए प्रकार के कुछ शब्द भी अलग से बनाए गए, ठीक है। क्योंकि सारे उपमान मैले हो गए थे, नए नए प्रकार की जो कविताएं आ रही थी उनको असमर्थ हो गए थे अच्छे से व्यक्त करने के लिए। क्योंकि अब कविताएं जो थी केवल कविता नहीं थी, उनको ताल लय छंद से गाया जाने लगा, मतलब राग से गाए जाने का प्रयत्न चल पड़ा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के खुद शब्द बनाए गए अलग अलग शब्दों के, ठीक है। उसके बाद व्याकरण में कुछ अलग प्रकार की चीजें आई, भाषा में कुछ उन्नति हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या काल था? नए नए चीजों का प्रयोग हो रहा था, बहुत सारी चीजों का प्रयोग हुआ भाषा के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रयोग कहा गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से यही समझो कि इसमें नए नए चीजों का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, क्या बात करें? अगर हम बात करें इसकी प्रवृत्तियों को लेकर, ठीक है, किसको लेकर? प्रवृत्तियों को लेकर। तो इसमें हुआ क्या भाई? प्रयोगवाद था, तो काव्य के क्षेत्र में प्रयोग हुआ, तो नए काव्य का प्रयोग कह सकते हैं, नए काव्य का प्रयोग हुआ। दुख दर्द को क्या मिला? महत्व मिला। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो समय था 1943-1953 का था, इसमें कुछ जो लोग थे बहुत ज्यादा मतलब गरीब थे ही, तो भूखे मर रहे थे, या कहें तो बहुत ज्यादा असंतोष फैला था देश में, इधर उधर बहुत अलग प्रकार की राजनीति वाली क्षेत्र हो गया था। तो इसलिए दुख दर्द का महत्व इसमें आ जाता है, ठीक है। और एक चीज होता है जो ये होता है कि भोग और विलास की प्रवृत्ति रहती है। क्या होती है?
भोग और विलास की प्रवृत्ति। इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हो गलत बात, वो नहीं। भोग और विलास का मतलब ये हुआ कि हर समय को भोग लो, यानी जैसे अभी का समय चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करो ना, इस समय को भोग लो, यानी इस समय को आप अच्छे से यूज कर लो। अच्छे से यूज करने का मतलब है मैं जो पढ़ा रहा हूं आप याद कर लो, ठीक है, तो इसे कहते हैं भोगना, ठीक है। तो इसीलिए इनका मानना था कि ये क्षणभंगुर जीवन है, इसके हर एक परिस्थिति को क्या किया जाए, भोग किया जाए, हर एक परिस्थिति को जिया जाए, ठीक है। और एक क्या था, क्षण जीवन तो देखा गया, क्षण जीवन के प्रति क्या थी, दृष्टि थी, क्षण जीवन की दृष्टि देखने को मिलती है। और दोस्तों क्या था, नग्न यौन का क्या था, चित्रण हुआ था, ठीक है। क्या हुआ इस काल में, नग्न यौन का चित्रण, ये प्रमुख था, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद तत्कालिक समाज का चित्रण, तत्कालिक समाज का चित्रण, और इसमें आया बौद्धिकतावाद। क्या आया, बौद्धिकता। बौद्धिकता, बौद्धिकता मतलब क्या है, देखो यार जयशंकर वो जो अज्ञे जी हैं, वो कभी कभी ऐसी सी कविता लिख देते थे कि उसका अर्थ कुछ अलग, वो कुछ अलग, मतलब एकदम बुद्ध से समझने में ही सही सही पकड़ आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इसलिए उनके जो कविता लिखने का ट्रिक था ना, या कहें जो काव्य की उनकी सृजन की क्षमता थी, उसमें बौद्धिकता, बौद्धिकता सबसे ज्यादा थी। तो इस काल की जो सबसे बड़ी वो है, क्या है, बौद्धिकता है, ठीक है। क्या है, बौद्धिकता, ठीक है। तो ये क्या है, प्रयोगवाद है, ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रवृत्तियां। अब बात करते हैं इस युग के बेस्ट लेखक के बारे में, कौन महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है। तो आपको बता दो दोस्तों, जो भी लेखक प्रगतिवाद के हैं वही प्रयोगवाद में भी आए, वही नई कविता में भी आए, वही जनवादी कविता में, यानी लेखक चेंज नहीं हुए। क्या था ना, समय चेंज होता रहा, क्योंकि हर जो काव्य होता है वो 10 साल में बदल जाता है, ऐसा माना जाता है, हर 10 साल उसका क्षेत्र रहता है। तो क्या हुआ ना कि समय बदलता रहा, देश की सामाजिक परिस्थितियां बदलती रही, देश में कुछ अलग अलग आंदोलन होते रहे, अलग अलग परिस्थितियां होती रही, तो दिमाग में असर पड़ता रहा कवियों का भी, कहीं असंतोष फैला है तो कहीं कुछ हुआ है, कभी जनता भूखी मर रही है कहीं, तो कहीं समृद्ध है। तो अलग अलग परिस्थितियां जब व्याप्त होती थी, तो जैसी जैसी परिस्थितियां उनके सामने आती थी वैसे काव्य करने लगते थे, तो वैसे नाम बनते चले जाते थे, ठीक है। लेकिन लेखक वही होते थे, लेखक वही होते थे। तो प्रयोगवाद के लेखक की बात करें तो वही लेखक है नागार्जुन, ठीक है। और वही लेखक हैं कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके साथ साथ त्रिलोचन, दिनकर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो लेखक मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो प्रगतिवाद के लेखक हैं वही प्रयोगवाद में भी लेखक आए, वही नई कविता में भी आए, वही जनवादी कविता में। बस जो चेंजिंग होता गया वो भी चेंज होते गए, कविता का भाषा स्वरूप चेंज होता गया, कवि का लिखने का ढंग चेंज होता गया, समाज का जो नजरिया था, समाज की जो परिस्थिति थी वो भी चेंज होती गई, ठीक है। उसी के अनुसार काव्य रचे जाते थे, ठीक है। तो ये था प्रयोगवाद, जिसमें दोस्तों हम देखते हैं कि काव्य के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके बाद कौन सी कविता आती है, नई कविता। क्या आती है, नई कविता। इसकी जो शुरुआत सही है वो 1951 से है, लेकिन सुविधा के लिए दोस्तों, सुविधा के लिए क्या मान लिया जाता है, 1950 से 1960, जबकि इसकी शुरुआत कब होती है, 1951 में अज्ञे द्वारा संपादित द्वितीय तार सप्तक से, ठीक है। और तृतीय तार सप्तक में अंत होता है, यानी 1959 में। लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा अजीब है, तो सुविधा के लिए 1950 से 1960 का समय जो है वो नई कविता का माना गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नई कविता के कुछ साहित्य को लेकर। तो नई कविता में कुछ खास हुआ नहीं, जो प्रयोगवाद में नई नई चीजें प्रयोग की गई थी, ठीक है, वही चीजें विकसित रूप में नई कविता में हमको देखने को मिलती है। यानी ये क्या है, एक प्रकार से प्रयोगवाद की अगली चरण है या अगली सीढ़ी है, ठीक है। आपको बता दो, प्रयोगवाद को कभी उलूल जुलूल का काल भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब कुछ नया नया प्रयोग हो रहा था, तो कभी उलूल जुलूल की बातें भी प्रयोग हो जाती थी, ठीक है। तो नई कविता में प्रयोगवाद में जितनी भी चीजें प्रयोग की गई उसका एक कहें तो विकसित रूप और गुणात्मक वृद्धि नई कविता में देखने को मिलती है। नई कविता का काल 1950 से 1960 है, ठीक है। इस समय में भारत आजाद हो चुका था, लेकिन बहुत बुरी परिस्थिति आने वाली थी, क्योंकि अब 1962 में भारत और चीन का युद्ध होने वाला था, ठीक है। तो अभी हम वो चलेंगे, जनवादी कविता में बात करेंगे, लेकिन नई कविता में क्या था, लोग जो थे तो जन सामान्य का चित्रण हुआ, किसका, जन सामान्य का
चित्रण हुआ। इसमें क्या थे ना, इसमें दो गुट बन गए थे। कुछ गुट जो थे प्रगतिवाद की बात करते हुए प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बारे में लिखते थे, और कुछ जो उस समय की खुद की परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति, ये सब परिस्थिति उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, तो जन सामान्य का चित्रण होता था, इसमें किया गया। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया गया, कुंठा, अवसाद, अकेलापन हो गया। ठीक है, इन सब का भी चित्रण किया गया कि व्यक्ति अकेला कब हो जाता है, ये सब वो सब। ठीक है, दुख दर्द पीड़ा था ही। ठीक है, ठीक है, दुख दर्द पीड़ा बता सकते हैं आप। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब जैसा प्रगतिवाद में हमको यथार्थवादी दृष्टिकोण गरीबों के प्रति देखने को मिला था, वैसा ही बिल्कुल यथार्थवादी दृष्टिकोण मिला था। और यहाँ पे नग्न यौन का जो चित्रण था वो भी यथार्थ रूप में, मतलब चित्रात्मक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो नग्न यौन का चित्रण। कुल मिला के बात करें नई कविता को लेकर, तो प्रगतिवाद के जितनी भी प्रवृत्तियां थी वो नई कविता में देखने को मिलती हैं। जैसे इसकी एक और है बौद्धिकता, जो कि हमको प्रगतिवाद से मिली थी। ठीक है, बौद्धिकता। ठीक है, इतना आपने देखा। जन सामान्य के गरीबी का चित्रण आपको पता है प्रगतिवाद में हुआ। ठीक है, तो जन सामान्य का इसमें चित्रण हुआ। तो ये सब कुछ प्रवृत्तियां थी जो हमको नई कविता में देखने को मिली। और नई कविता का चूंकि समय 1950 से 1960 है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हमारा संविधान जैसे बना था तो वो सही से काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, उसके बारे में भी कविताएं लिखी गई, समाज के बारे में लिखी गई। ठीक है, तो नई कविता में नई नई प्रकार की कविताएं आई और लेखक वही थे, बस उनके लिखने का विचारधारा नया हो गया प्रयोगवाद के चलते। प्रयोगवाद में अलग अलग उपमाएं दी जाने लगी। तो अब जो द्विवेदी युग में, छायावाद युग में उपमाएं दी जाती थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। अब कुछ नए नए उपमाएं दी जाती थी, लाइक कलगी बाजरे की। ओके, तो ये था नया कविता जो जिसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो खास युग आता है वो है जनवादी कविता। ये कुछ खास है, जनवादी कविता। देखिए, जनवादी कविता का जो समय है वो क्या है, 1960 से लेकर अब तक। इसे हम सशोष्ठी कविता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1960 के बाद जैसा कि आपको पता है 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, जिसमें भारत की हार हुई। ठीक है, हार नहीं कह सकते बिल्कुल, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा। ठीक है, भारत के वीर सपूतों ने बहुत ही मतलब हिम्मत से काम लिया, लेकिन फिर भी चूंकि दुश्मन हमारा ज्यादा मतलब कहें तो वो था, मजबूत था, इसलिए हमको हार झेलना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद हमने काफी ज्यादा उन्नत भी किया। अब वो आंख भी नहीं दिखा सकता, नहीं तो घर पे घुस के मारे। ठीक है, तो जनवादी कविता जो थी ना, वो उस समय क्या हुआ करता था, चूंकि 1962 में युद्ध हुआ, गरीबी ऐसे ही देश में थी, तुरंत भारत आजाद हुआ था, तो सही से सिस्टम भी नहीं चल रहे थे। ठीक है, अलग से गरीबों का शोषण होता था। तो इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग आंदोलन होने लगे, अलग अलग जगहों पर असंतोष फैलने लगा। तो देश में ऐसी स्थिति आ गई उस समय कि सारे कवि लोग जो थे वो किम कर्त विमूढ़ हो गए। यानी वो करे तो करे क्या, उनको हर तरफ कुछ अलग दिख ही नहीं रहा था। अरे भाई साहब, हर जगह भुखमरी, हर जगह देख रहे हैं कि यार असंतोष फैला हुआ है, कहीं कहीं आंदोलन हो रहा है, लगातार आंदोलन, वो कुछ समझ ही नहीं है क्या लिखे। तो अलग अलग प्रकार की चीजें, जो जो पाता वही लिख देता, जो जो पाता वो लिखता, जो जो पाता वो लिखता। तो इस प्रकार परिस्थितियां बहुत मतलब खराब हो गई उस समय की। ठीक है, कहा जाता है कि नई कविता के बाद जनवादी कविता के बीच का 7 से 8 साल बिल्कुल उथल पुथल का काल था। क्या हो रहा है देश में कुछ पता ही नहीं, पूरे कवि लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिंदी साहित्य पूरा का पूरा उथल पुथल के काल में चला गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद हिंदी साहित्य फिर से अपने रोम पे आया। लेकिन अब की बार क्या किया, बहुत अलग किया। जैसे अब की बार उसने विरोध करना स्टार्ट किया। किस चीज का विरोध हुआ, सत्ता का विरोध करना स्टार्ट किया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री थे उस समय, वे थे, उनका राज था। तो जब चीन से भारत हारा और आंदोलन हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री से अपने उनको क्या हो गई, नाखुशी हो गई, या कहें आशा टूट गई कि ये देश चला पाएंगे। तो इस तरह से और मतलब अराजक तत्व फैल गया। ठीक है, तो पहला ये था कि जो हमारा क्या है, जो हमारा संविधान है, संविधान हो गया, कानून हो गया। ठीक है, इसके खोखलेपन की बात हुई, खोखलेपन की बात हुई। ठीक है, दूसरा गरीबी, शोषण, इन सब का हो ही रहा था। ठीक है,
तीसरा मानवतावाद, मानवतावाद, जब सब कोई तितिर बितिर थे, उथल पुथल का काल मच रहा था, तो कुछ मानवतावादी कवि भी हुए जो मानवतावाद की बात किया करते थे, तो मानवतावाद भी आया। ठीक है, बस इसके बाद यही हुआ कि अलग अलग प्रकार के जो थे वो फिर से देशभक्ति के बारे में, राजभक्ति के बारे में लिखने लगे, जिससे कि देश की जनता जो हो फिर से थोड़ा सा आशा आने लगी। तो क्या हुआ, भविष्य के प्रति, क्या भविष्य के प्रति थोड़ा सा क्या आया, आशा आया, भविष्य के प्रति आशा। ये जो आशा है ना, वो नई कविता की भी प्रवृत्ति है। क्या है नई कविता की भी प्रवृत्ति, क्या है, भविष्य के प्रति आशा। क्या भविष्य के प्रति आशा की भविष्य हमारा सही होगा। अभी जो उथल पुथल का काल चल रहा है, चलो ये अगर सही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भविष्य के प्रति आशा निकली थी। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा देश में समय जो था वो बदला इसलिए क्योंकि एक जगह पे क्या कर दिए ना, किसान लोग कुछ चीज किसी बात को लेकर आंदोलन कर दिए थे, तो उसमें पूरे कवि का जब दिमाग गया तो फिर उनको ये लगा कि यार हम लोग अपने कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है लिखने का देश की सामाजिक परिस्थितियों का, उससे हम लोग निर्मूल हो चुके हैं, हट चुके हैं, इसलिए फिर से लिखना चाहिए, तो ये सब लिखे गए। ठीक है, तो तत्कालिक समाज का चित्रण भी हुआ। ठीक है, तत्कालिक समाज के परिस्थितियों का वर्णन हुआ। ठीक है, उसके बाद सत्य और संघर्ष पे बल दिया गया। क्या दिया गया, सत्य और संघर्ष पर बल दिया गया कि भाई शक्ति रहेगी, संघर्ष करोगे तभी तो आगे का समय अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रवृत्तियां भी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखक वही हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, वही सारे लेखक हैं, वही नागार्जुन, वही राधाचरण गोस्वामी, वही दिनकर, वही नागार्जुन, वही अज्ञे, वही धर्मवीर भारती, हर जगह व्याप्त हैं छायावोत्तर युग के बाद। बस उनके लिखने की जो धारा है वो कभी ऐसी है तो कभी ऐसी है, कभी तो ऐसी है, यानी जिस तरह से समाज की तत्कालिक परिस्थितियां होती थी, कभी लोग अपना जो लेखनी है उसी की तरफ झुका देते थे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो आधुनिक काल को पूरा का पूरा, फर्स्ट एपिसोड भी देखो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आदि काल भी देखो, कहते हैं भक्ति काल भी देखो, रीत काल भी देखो, क्योंकि मैंने जो ट्राई किया है पूरे यूट्यूब में सबसे बेस्ट पढ़ाने का ट्राई किया है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे या तो आपको नामकरण पढ़ाएंगे, या तो आपको उसकी प्रवृत्तियां पढ़ाएंगे, या तो आपको कंपटीशन लेवल की पढ़ाई पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप जो चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है, वो चीज पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया है, ये मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कि मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखने लगो तो आधे घंटे आप लिखते ही रहो और एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए कि यार लड़का पढ़ा है और इसको नंबर देना चाहिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्राओं को ध्यान से देखिएगा, आप में जितने भी प्रमुख लेखक है ना उनके बारे में वीडियो आने वाला है, उनके जन्म स्थान मृत्यु के बारे में। 22 कवि हैं कुल, लेकिन हम उनमें से केवल 8 से 9 कवि या 10 कवि मुख्य छाटेंगे और उन्हीं के बारे में चर्चाएं करेंगे। उनको आप रट लोगे तो एग्जाम में 100% आपका मार्क्स सबसे बेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आप किसी को अपने क्लास में पिछाड़ना चाहते हो मार्क्स में, तो निश्चित रूप में आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो सामने, तब तक के लिए जय हिंद।